तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो आई थी कि जिसमें मैंने एक टाइटल दिया था जिससे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। कई लोगों के मेरे पास मैसेजेज आए कि सर ये वीडियो आप अपने यूट्यूब से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है, नफरत फैल रही है। वीडियो का शीर्षक था कि वाई साउथ इंडियन हेट्स बिहारी। हद तो तब हो गई जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले लोग, मेरे शुभचिंतक ये तक कहने लगे कि सेपरेट कर दो हमारे को बिहार के लोगों से सेपरेट कर दो। अगरचे 1 किलोमीटर के दायरे में हम बिहार को टच करते हैं, यानी कि हमारे रोटी और बेटी का रिश्ता बिहार से है। सुबह हम स्कूल जाते हैं तो बिहार में जाते हैं, कई बार बिहार के बच्चे हमारे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। ऐसी भौगोलिक सीमा के संरचना के आधार पर भी लोग कहने को तैयार हो गए हैं। हालात इतनी शर्म का विषय हमारे बिहार के लोगों के लिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई अब कह रहे हैं कि भाई हमें बिहारी मत कहना, प्लीज़ स्पेयर अस। बंगाल के मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों ने कहा कि भाई सारी बीमारी की जड़ जो है ना ये बिहारी हैं। हमारे यहाँ जितने क्राइम हो रहे हैं ये बिहार के लोग ही कर रहे हैं। आपको अगर मेरी बात पे ज़रा भी कोई शंका है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। करीब 1200 के आसपास अमूमन कमेंट्स पड़े हुए हैं। आमतौर पे 32,000 व्यू के बाद 1200 कमेंट का मतलब होता है कि वीडियो को काफ़ी सीरियस लिया गया है। अब आते हैं सर, आज की वीडियो मुझे बनानी क्यों पड़ी। वीडियो मैं बहुत पहले भी बना सकता था लेकिन मौका नहीं मिला और मुझे लगा कि इतना कोई मटेरियल भी नहीं है। मैं आऊँगा, सबको सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए था। दोस्तों मेरा सबसे पहला प्लस पॉइंट और मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये वीडियो मैंने किसी भी पंथ संप्रदाय या किसी अन्य राज्य के लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई थी। ये वीडियो मैंने अपने बिहार के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो समस्याएं हमारे बिहार के लोग झेल रहे हैं, मैं अपने बिहार की सरकार को जगाने के लिए, उनको झकझोरने के लिए ये वीडियो बनाया था। मेरा एकमात्र इरादा अपने सरकार से शिकवा और शिकायत करने का था। जब मेरे घर के अंदर ही भेदिए बैठे हुए हैं तो मैं फिर बाहर की दुनिया से क्या शिकायत करूं। अकर्मण्य लोगों का जो टोला मेरे यहाँ पर बनकर बैठा हुआ है, सम्राट, तो मैं फिर क्या किसी से बोलूं। ऐसे नाकारा लोगों को चुन के भेजने वाले लोगों के साथ अगर कोई हमदर्दी रखता है तो फिर मैं कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों से क्या वैर पालूं। मैं आपको बताता हूं कि बिहार की असली समस्या क्या है। मैंने वीडियो बनाई थी बिहार के लोगों को, बिहारी लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं बाहर के राज्यों में। उसका उदाहरण देने के लिए मैंने एक कर्नाटक राज्य का जिक्र किया, तमिलनाडु का जिक्र किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी। तो मैंने 2 राज्य बताने के बाद ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि इन 2 राज्यों के अंदर अभी तत्काल में ही ये 2 इशू उठे हैं। मेरा इरादा ये नहीं कहने का नहीं था कि और राज्यों में हमारे साथ भेदभाव नहीं होता। मैंने तो आपको अब यहाँ तक बता दिया कि ये भेदभाव की जो बेल है, जो जहर है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारे दरवाजे पे बंगाल तक पहुँच चुकी है। बिहार का ये जो बुरा हाल है इसके पीछे बिहार के लोग ही दोषी हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सबको मालूम है। आप ही सोचिए कि आप दिल्ली में एक 2 BHK या 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। आप अपनी मियाँ बेबी और 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आप इस छोटी सी 10 बाई 10 के रूम में अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। उस स्थिति में कोई बाहर का गेस्ट आ जाए, 4 आदमी आ जाएं आपके घर के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा। आपके पास जो रिसोर्स हैं, जो क्षमता है जीवन जीने की, वो आपके लिए ही काफ़ी नहीं है, तो बाहर के 4 लोगों को आप कैसे अकोमोडेट कर देंगे। बस यही कुछ हो रहा है हमारे और राज्यों के अंदर। जैसे हम कर्नाटक में जाते हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। असल में कर्नाटक के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोगों से। हमारे देश के नेता, हमारे राज्य के नेता ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक्चुअली में हम जाकर उन राज्यों के अंदर उन राज्यों के रिसोर्सेज पे डाका डाल रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो भी चुना जाता है वो अपने राज्य की जनता के लिए जवाबदेह है। वो अपने राज्य के लोगों को नौकरी देने के लिए जवाबदेह है, अपने राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जवाबदेह है। वो अकाउंटेबल नहीं है बिहार के लोगों के लिए कि वो बिहार के लोगों को रोजगार देगा। ये बात हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। एक्चुअली में जो बिहार नाम का पेड़ एक बरगद है, उसको कोई काट रहा है तो उसके अंदर वो जो कुल्हाड़ी है ना, वो लकड़ी हमारे राजनेता हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, पूरा देश एक एग्जाम्पल से समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। परमर्थराज सिन्हा, जी हाँ, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। ये बिहार के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। मैकेंजी में इन्होंने जॉब किया है। इन्होंने देश के 2 सबसे बड़े आला दर्जे के
संस्थान की स्थापना की। पहला संस्थान है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर एनुअल फीस 40 लाख रुपए है। दूसरा, प्राइवेट जेएनयू की संज्ञा दी गई है अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में स्थित है। आईएसबी हैदराबाद में है और अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में लोकेटेड है। अब जब इनसे पूछा गया कि भाई आप बिहार से निकले हुए हो, बिहार में आपकी स्कूलिंग हुई, आप वहाँ से निकलकर अमेरिका तक गए, अमेरिका से जब आप इंडिया आए तो आपने क्यों नहीं बिहार में इन्वेस्ट किया? तो उन्होंने बताया कि देखिए, जब मैं बिहार की बात करता हूँ तो मुझे आंध्रा में क्या मिला, पहले ये तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जब मैंने स्थापना करने की सोची तो मैं 1999 में एक टीम के साथ, और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की एक टीम थी, उनके साथ में आंध्र प्रदेश आया। जब मैं आंध्र प्रदेश आया तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हैं। उन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट से बाकायदे एक चार्टेड प्लेन के द्वारा हमें एयरपोर्ट पे लाया गया। फिर एयरपोर्ट पे जब हमारा फ़्लाइट लैंड किया तो वहाँ पर हमारे को एक कैरावान करके जो एक सुपर लग्जरी बस के अंदर हमें बैठाकर वो बंजारा हिल्स लेकर आए। बंजारा हिल्स ले जाने के बाद हमारे को दरवाजे के पास कौन रिसीव करता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमें रिसीव किया, चंद्रबाबू नायडू ने। वो हमें अपने घर में ले गए और अपने हाथों से उनकी और उनकी मिसेज़ ने हमें खाना सर्व किया और कहा कि बातें बाद में होंगी सिन्हा जी, पहले आप खाना खाइए। हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद जैसे ही हम उठ के तैयार हुए कि हम ब्रीफ़ करेंगे चीफ़ मिनिस्टर को, चीफ़ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सर पहले आप मुझे ब्रीफ़ करेंगे, इससे पहले मैं आपको ब्रीफ़ करना चाहता हूँ कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन हैदराबाद। तो वो अपने घर के अंदर ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ वो हमें ले गए और उन्होंने एक पूरी एलईडी स्क्रीन के ऊपर पूरी तरीके से बताया कि आने वाले 40 सालों में हैदराबाद कहाँ होगा। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। उसके बाद सिन्हा जी बताते हैं कि मैं जो है इस मीटिंग के बाद इतना ज़्यादा उनके पर्सनैलिटी के अंदर आ गया, उनकी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसके बाद मैं उसी दिन कर्नाटक गया। वहाँ मुझे जे.एच. पटेल मिले, जो वहाँ मुख्यमंत्री थे। जे.एच. पटेल अपनी कुर्सी से नहीं उठे। ये व्यवहार देखकर जो है मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ। फिर मैं जयललिता जी से मिलने तमिलनाडु गया, उसी दिन चेन्नई गया। वहाँ पर देखा कि जो चंद्रबाबू नायडू हमें रिसीव किए थे हैदराबाद में, तो चंद्रबाबू नायडू ने माला हमें पहनाई। लेकिन जब मैं चेन्नई गया तो हमें माला दिया गया कि आप जयललिता जी को पहनाइए, यानी उनका स्वागत सत्कार कीजिए। हम उनके राज्य में आए तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में खुल के नहीं बोला, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन हो, तो उन्होंने कहा कोई बिजनेस कंपल्सन भी हो सकती है, लेकिन मैं तो खुल के बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चंद्रबाबू नायडू की बात छू गई। मुझे पता लगा कि ये नेता के साथ जब मैंने 1 घंटा का समय दिया तो मुझे पता लगा ये नेता आने वाले समय में मतलब 40-50 साल आगे की सोचता है। बताइए, कभी आपने देखा है एप्पल के सीईओ को प्रेजेंटेशन देते हुए? लेकिन कभी आपने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से हाथ में लेकर प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन देते हुए नहीं देखा होगा। आप सोचिए, तरक्की वहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? हैदराबाद या अमरावती जो बनने वाला उनका मेगा सिटी, वो सिंगापुर नहीं बनेगा तो पटना बनेगा। हमारे राज्य का जो उप मुख्यमंत्री चुना गया वो 9वीं फेल है, 9वीं फेल। अभी हमारे राज्य का वो मुख्य विपक्षी नेता है और आने वाले समय में जाकर वो हमारे राज्य का 2B मुख्यमंत्री बनने वाला है। आप चंद्रबाबू नायडू जो है डायनेस्टी पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लालू यादव भी करते हैं। तो लालू यादव कैसे गलत हो गए, चंद्रबाबू नायडू कैसे सही हो गए? चंद्रबाबू नायडू के लड़के का नाम है नारा लोकेश। नारा लोकेश स्टैनफोर्ड से MBA करके आया हुआ है। वहाँ उसके पिताजी की चिट्ठी तो नहीं चली होगी, जाहिर सी बात है। और हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसका बेटा 9वीं फेल है। और वो हैरत की बात यह है कि ऐसे लोगों को हम वोट देके जिताते हैं और वो 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहा। अब उससे भी बड़ी बात मैं कहूँगा, जो उनके बड़े बेटे हैं उनकी मैं आपको बताऊं, एक बड़ी मिसाल दूं। उन्होंने अभी दरोगा राय की पोती के साथ जब तलाक लिया तो उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है जो तलाक की जो पिटीशन दायर की उसमें कहा कि मैं जो है कृष्ण हूँ लेकिन ये राधा नहीं है। इस तरीके की बात करने वाला नेता का बेटा हमारे राज्य का स्वास्थ्य मंत्री रहा, वो भी 1.5 साल महाराज। और उसके बाद अभी वो वन मंत्री था, पर्यावरण मंत्री था। तो इस तरीके के गार्जियन अगर हम अपने सर पे बैठाएंगे तो हमें जब दूसरे राज्य में लात और जूते मिलेंगे तो कोई गलत बात तो मैंने नहीं कही। तब फिर मुझे क्यों कहा जा रहा है कि भाई वीडियो आप हटा दीजिए? और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पर राजगीर में एक कृत्रिम झील बनाई गई जिसके अंदर मोकामा के घाट से गंगा का पानी जो है पावर लिफ्ट करके, यानी कि पंप से लिफ्ट करके
वो जो झील है उसके अंदर गंगा जल लाया गया और बताया गया कि नीतीश कुमार ने बड़ी छाती चौड़ी करके जो है लोगों को संबोधित किया कि देखिए हम आपके घर में गंगा जल पहुंचा दिए। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पावर लिफ्ट जो वाटर का प्रोजेक्ट है वो कालेश्वरम डैम है तेलंगाना में। यानी आज भी हम स्टोन एज में जिंदा हैं। छोटी छोटी जो है ना हमें लॉलीपॉप दे के ये नेता जो है ना हमारे यहाँ के बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको बड़े हंसने की बात बता रहा हूँ कि पिछले 70 सालों में बिहार में सिर्फ 1200 परिवारों ने राज किया। आप एक नेता का नाम बता दीजिए मेरे को, मैं उसकी पूरी कुंडली आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए पप्पू यादव। पप्पू यादव जी की जो है मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसक भी नहीं हूँ और आलोचक भी नहीं हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे बताता हूँ। वो कहते हैं कि भाई आज़ादी से पहले हमारे दादा परदादा मुखिया बनते आ रहे हैं। यानी मुखिया बने, फिर हो सकता है वार्ड कमिश्नर बने हो सकता है उससे आगे कहीं गए हो, फिर उससे आगे गए हो, फिर एमएलए बने, फिर उसका पोता वो बना, फिर उसका पोता ये बना। यानी राजा का बेटा राजा बन रहा है। ऋतिक रोशन की पिक्चर तो याद होगी भाई। कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी बात तो होनी चाहिए कि ऋतिक रोशन को भी कभी मेल वगैरह कर दो कि भाई पिक्चर हटा दे, पिक्चर में से सेंटेंस हटा दे। हम वो बात कर रहे हैं जो आप बीती है। मैं एक अप्रवासी मजदूर का बेटा हूँ। जो दंश मैंने झेला है 90s के अंदर ना, मैं वो कहानी बता रहा हूँ। मैं जग बीती नहीं बता रहा हूँ जो किसी से सुन लिया, कोई यूट्यूबर आ गया उसने जाके यहाँ का चीज़ वहाँ का चीज़ जोड़ के और एक चैनल बना के और उस पर एक वीडियो डाल के 2-3 मिलियन लिया और निकल गया। हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है। हमारे साथ जो हुआ, हम जो व्यथा को झेले, जो दंश हमने अपनी ज़िंदगी में झेला, उसी को शेयर आपके सामने कर रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति आपको पता है, राहुल राज नाम का एक लड़का था, उसको आतंकवादी की तरह ट्रीट करके जितनी खुशी कसाब को मारने में हुई थी ना, उससे ज्यादा खुशी हुई थी उसको गोली मारी गई। Young Rahul Raj, the victim of MNS hate politics, shot to death by cops in a Mumbai bus. और गोली मारने के बाद जानते क्या हुआ? जिसने गोली मारी ना और जिस टीम ने ये ऑपरेशन किया, इसको कमांडो ऑपरेशन बोला गया और उसको पुरस्कार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाप ने निश्चय किया कि कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा बिहार में, मैं उसके खिलाफ प्रचार करूंगा। 6 साल तक उसका बाप दर बदर की ठोकर मारता रहा। आज राहुल राज की फैमिली क्या कर रही किसी को नहीं मालूम। उसका क्या दुख था? उसका यही दुख था कि भाई उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है इसको रुकना चाहिए, ये एट्रोसिटी रुकनी चाहिए। इस डिमांड को लेकर वो एक बस के अंदर गया, उसने चिल्ला चिल्ली किया होगा, हाईजैक का ड्रामा किया होगा, उसको 0 ब्लैंक से गोली मारी गई। आप देख लीजिए, रोड पे चलते हुए आप किसी भी बिहारी को अगर बोलिएगा ना कि तू बिहारी है, तो वो बड़ा शर्म के साथ सर झुका देगा, कान में आके मेरे को बोल देगा कि भाई मैं बिहारी हूँ, लेकिन सामने नहीं बोल सकता। बिहारी एक गाली बन गई है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब हमारे राजनेता की वजह से होता है। और राजनेता को चुनता कौन है? हम जैसे लोग चुनते हैं। सन 1987 में राजीव गांधी बिहार गए थे। 87 या 86 की बात है जब वो प्रधानमंत्री थे। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे हल्का सा भी ध्यान नहीं है, लेकिन मेरी माँ बताती थी कि उन्होंने क्या कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर गरीबी जब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हमारे बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। आज आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, 9वीं फेल जो बंदा है वो क्या कह रहा है लोगों को, 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। अरे भाई, बिहार की पूरी गवर्नमेंट जो है ना 23 लाख सरकारी मुलाजिम चला रहे, इसमें रिटायर भी होते हैं, आते भी हैं। यानी 70 साल की जो इतिहास है उसके अंदर 23 से 24 लाख, हद मान के 30 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली। आप 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी दे दोगे? अगर इतना नौकरी देने वाले थे तो क्यों आपके पिताजी के शासनकाल में सरकारी नौकरों को सैलरी नहीं मिलती थी? बता सकते हैं आप? क्या सरकारी नौकरी मिलने का मतलब यह है कि हम हर तरीके से प्रसन्न हो गए? यानी आप अभी भी हमें एक अफीम खिला रहे हैं। सरकारी नौकरी मिल जाएगी भाई, टेबल के ऊपर 10,000 मिल जाएगा, टेबल के नीचे 20,000 मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक छोटी सी आल्टो ले लियो, एक छोटा सा कमरा बना लियो, आराम से रहियो, बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दियो और बुढ़ापे में जब बेटा ना आए तो अकेलेपन का शिकार होकर पंखे पर लटक जाइए। यही सब तो चल रहा है। आप चलिए बिहार के अंदर उद्योगपतियों की स्थिति देख लीजिए। कोई दूध की डेयरी लगा के बैठा हुआ है, 500-700 लोगों को रोजगार देके बोल रहा है मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ। कैसे चला रहा है वो काम? क्या रिलायंस की रिफाइनरी, क्या आपको बड़े बड़े, आप चले जाइए एस्पोर्ट के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए। आज तक हम लोग दूसरे राज्यों में जाके लात और जूते खा रहे हैं, हमारे बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, लेकिन क्या हमारे नेता इस चीज़ को समझते हैं? नहीं समझते। उनका बच्चा थोड़ा ना आएगा यार लड़ने के लिए यहाँ पर, वो तो 9वीं फेल हो जाएगा तब भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। सोचना मुझको और आपको है। हमारा गुस्सा हमारे किसी और दूसरे प्रांत के भाइयों से नहीं है। हम जब जा रहे हैं तो उनके रिसोर्स पे उनको लग रहा है कि हम डाका डाल रहे हैं। कल को आपके यहाँ पर तमिलनाडु का बंदा आके नौकरी करेगा तो आपको नहीं दर्द होगा कि यार पहले नौकरी हमारे को मिलनी चाहिए, पहले सिवान के लड़के को मिलनी चाहिए, पहले आरा के लड़के को मिलनी चाहिए, पहले मुंगेर के लड़के को मिलनी चाहिए। तमिलनाडु का लड़का यहाँ क्या कर रहा है भाई?
तमिलनाडु को तमिलनाडु बनाने के लिए उनके नेता थे, उन्होंने कामराज थे। आज जो आप मिड डे मील स्कीम देख रहे हैं, कामराज ने शुरू किया था, तब आज जो है ना तमिलनाडु की इंजीनियर फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि उसने पहला काम ये किया शिक्षा के ऊपर कि बच्चों को दोपहर का खाना देना शुरू किया, और जब बच्चे स्कूल के अंदर आने लगे तो वही बच्चे आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बने। हमारे यहाँ शिक्षा पर क्या काम होता है? कोई काम नहीं होता। हर ब्लॉक के अंदर 4-4, हर गाँव के अंदर स्कूल खुले हुए, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं बच्चे नहीं हैं, कहीं दोनों हैं तो स्कूल का छत गायब है, तीनों है तो पढ़ाई गायब है। पटना साइंस कॉलेज हमारी शान हुआ करती थी। पटना साइंस कॉलेज के अंदर जब तत्कालीन समय, उस समय के एक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल मिला था, सीवी रमन, उन्होंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट एवर सीन लैब, साइंस लेबोरेटरी आई हैव सीन इन ईस्ट एशिया। इस तरह का नेचर था हमारे, इस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी। 1500 बच्चे IAS और IPS बने हमारे नेतरहाट स्कूल से। लेकिन उन्होंने क्या किया, हम बिहार से इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि जो अप्रवासी बिहार से दिल्ली आता है वो हाथ जोड़ लेता है कि भाई अब मेरे को 2 रोटी खाने को मिल गई है, अब मैं बिहार वापस नहीं जाऊंगा। कब तक आप ये अफीम खिला के हमको नशे में झुमाओगे यार, कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS होते हैं? होते तो हैं, पर कभी इस बात पे गौर किए हो कि कोई IAS IPS आपके वापस गया है? आज तक कोई IAS IPS नौकरी करने के बाद सबसे पहले क्या करता है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में मकान बना लेता है, वापस नहीं जाता। उल्लू बनाने वाले और बनने वाले और इल्यूजन का शिकार होने, यानी भ्रम की स्थिति का शिकार कोई साधारण आदमी नहीं है। साधारण आदमी तो भ्रमित हो ही चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार जो बिहार से निकले हैं, राजा रवीश कुमार की जरा आप एक बार मैंने उनकी NDTV की डॉक्यूमेंट्री देखी, बड़े शान से एकदम लहरते हुए गए आरा के अंदर और दिखाए, बोले देखिए भाई साहब, सासाराम चलिए, आरा चलिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइट जल रही है और बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, कितने पाएंगे इसके अंदर नौकरी? 5-7। पढ़ कितने रहे हैं? 500। बाकी 495 का क्या हुआ? भाई रिक्शा जिंदाबाद है यार, यहाँ नहीं चलेगा, बांग्लादेश में चला लेंगे। ये स्थिति है। हमारे को जो रास्ता दिखा सकते हैं, जो हमारे पथ मार्गदर्शक हो सकते हैं, वो भी हमें सरकारी नौकरी का चूरन दे रहे हैं। आप समझिए, मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया मुंगेर, मैंने उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया कि चलिए आज शाम को घूमते हैं मार्केट। वो मेरे को मार्केट ले, कम से कम उन्होंने 100 बच्चों से मुझे मिलाया जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 100 के 100 बच्चों में मुझे मिले सिर्फ 2 लड़के ऐसे जिन्होंने सरकारी नौकरी निकाली, बाकी 98 तैयारी ही कर रहे हैं। आज जब मैं उस रिश्तेदार से मिला और मैंने उनसे पूछा कि भाई उन 98 का क्या हुआ, आपके ग्रुप में कोई और बच्चा निकला क्या? तो 3-4 का नाम उन्होंने और ले लिया। बाकी 90 का क्या हुआ? दे आर ऑल डिप्रेस्ड। हमारे राज्य से जो पढ़ लिख कर निकले हुए बंदे हैं, वो भी बच्चों को समझाने में आप कामयाब हो गए हैं कि भाई सरकारी नौकरी पकड़ के चुपचाप गली पकड़ ले, क्योंकि जो बिजनेस करेगा ना तो ये गाली है। हमारे यहाँ बैंक का जो CD रेशो है, कैश डिपॉजिट रेशो, उसका 70% RBI के रूल के हिसाब से, अगर बैंक 1 रुपया बैंक में अगर आप जमा करते हैं तो RBI का गाइडलाइन है कि 70 पैसा आपको वापस लोन के रूप में देना है। सभी राज्यों में देश का हर राज्य मैक्सिमम CD लिमिट लेता है। यानी अगर मान लीजिए तमिलनाडु के अंदर कोई आदमी डिपॉजिट कर रहा है किसी बैंक में 1 करोड़ रुपया, तो बैंक का फर्ज है कि वो 70 लाख रुपए सोसाइटी को वापस करेगा लोन के रूप में। लेकिन हमारे राज्य की ये स्थिति है कि बैंकों में पैसा रखा रह रहा है, कोई लोन लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री को हर समय, जो भी वो उस समय का बैंकिंग सचिव है, जो भी आला अफसर होता है, वो ब्रीफ करता है कि सर इस बार CD रेशो ये रहा। मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं कि पलट के पूछे कि भाई लोगों को लोन क्यों नहीं मिल रहा। लोन के बारे में, लोन का मेला कभी आपने देखा है? अगर कोई मेरा बिहार का भाई अगर देख रहा होगा तो बताइए, लोन मेला कभी आपने देखा है अपने गांव में लगते हुए? रोजगार के लिए लोन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रोजगार का मतलब है सिर्फ सरकारी नौकरी, बिजनेस करो गाली है। तो हमारे जो जहन है ना, जो हमारा मानसिकता है ना, उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है कि हम लोगों को काम नहीं करना, हम लोगों को बाहर जाकर झाड़ू लगाना है, हम लोग दूसरे राज्यों में जाकर मार जूता लात जूता खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्टेटमेंट नहीं आती उनकी। स्टेटमेंट किसकी आती है? हम जैसे यूट्यूबर्स की। हम स्टेटमेंट देके क्या कर रहे हैं? दुश्मन पैदा कर रहे हैं। आप देखिए मेरे कमेंट्स की सेक्शन गालियाँ पड़ी हुई हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री ने एक बार भी बोला? मैंने जो भी घटनाएं बताई हैं अपने पिछली वीडियो में, कोई माइका लाल साबित कर दे कि ये गलत है। महर्षि कमीशन को कोई बता दे गलत है, जो प्राइवेटाइजेशन 100% करने की बात है, लोकल लोगों के लिए जो 100% आरक्षण की बात है। तमिलनाडु विधानसभा में जो घटना घटी है, अगर कोई कह दे कि गलत है, घटनाएं गलत नहीं है, संदर्भ गलत नहीं है, तो फिर बनाने वाला गलत कैसे हो गया? तो मेरा कहना मतलब दोस्तों ये है कि बिहार के ऊपर मेरी ऐसी वीडियो आती रहेगी, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, वीडियो आती रहेगी। आप लोग समझिए कि हमें बिहार को ऐसा बनाना है जैसा सिंगापुर है, हमें बिहार को अमेरिका बनाना है। तो बनेगा कैसे? लोगों से बनेगा। हमें नहीं चाहिए अपने गांव में स्कूल, हमें ब्लॉक में एक स्कूल चाहिए, लेकिन वो स्कूल ऐसा हो कि जब हम वहाँ पढ़ने जाएं हमारे बच्चे,
तो उसको आला दर्जे की शिक्षा मिले। समझ रहे हैं ना। हमारे यहाँ 400 पेंशन वाली स्कीम चल रही है, वो भी कभी मिलती है नहीं मिलती। आप आंध्र प्रदेश में जाके देखिए 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये पेंशन है। अभी जगन रेड्डी की सरकार गई है, 15,000 रुपये देता था बंदा वो हर माँ को, जो कि बच्चे को स्कूल भेजती थी। आप समझिए दुनिया कहाँ निकल गई, हम कहाँ हैं। हम अभी भी नौकरी के झुंझुने पे झुंझुना रहे हैं। हम तेल पिराई का संयंत्र लगा के बोल रहे हैं बहुत बड़े उद्योगपति हो गए। दोस्तों आंखें खोलिए और मेरे को ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।